हेलो गाइस। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इकोनॉमिक्स एक मेजर पोर्शन कवर करता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। आपको भी पता होगा कि अगर आप पिछले 6 साल का पेपर देखोगे 2018, 19, 20 से लेके 23 तक का, तो आपको दिखेगा कि इन एंड अराउंड एवरेज जब ये 6 साल में आप निकालोगे तो 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में, जो 100 क्वेश्चन का प्रीलिम्स होता है उसमें 20 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से आता है। इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट ओरिएंटेड भी होते हैं। तो करंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी वेटेज 25 से 27 भी हो जाता है, पर वो काउंट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे रैपिड फिनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जब श्रीलंका को लोन की ज़रूरत पड़ी थी तो वो क्वेश्चन पूछा था 21 या 22 में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेनली प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स में आपके एक तो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद एक करंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और एक स्टैटिक प्लस करंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या करेगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें दो तीन स्टेटमेंट डाल देगा, जिसमें एक स्टैटिक होगा स्टेटमेंट, दूसरा करंट रिलेटेड स्टेटमेंट होगा, तीसरा स्टैटिक होगा या करंट होगा। और फिर पूछेगा ये तीनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर वनली वन वनली टू वाला जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 2 साल से। तो आपने अभी तक अगर पुराने वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं पीवाईक्यूज के, तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके ज़रूर देखिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और आपको चाहिए कि आप पीवाईक्यूज को एनालिसिस करिए उस पीवाईक्यूज का। देखिए पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करना ही है, लेकिन अगर आप उसको एनालिसिस करते हैं उसके चारों ऑप्शंस में जाके, जैसे मैंने समझाया है इन वीडियोज़ में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो प्रीलिम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सब टॉपिक्स होता है इकोनॉमिक्स में, वो होता है मनी एंड बैंकिंग। मनी बैंकिंग का जो पार्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स में 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 6 साल में पूछे गए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टॉपिक है, जिससे भी 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, नहीं 5-6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये सेगमेंट धीरे नीचे की तरफ घटने लगता है, जैसे सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब कॉन्सेप्ट्स के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और बजट, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स से रिमेनिंग क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इस सेक्टर से, तो 5 हो गए। इससे भी अगर 5 मान ले तो 5 5 10, इससे 7 17, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो बजट और मिसलेनियस से आएंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन का अगर हम एवरेज लें, किसी साल 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी साल 28 भी आ जाते हैं, किसी साल 14 भी आ जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब मैं आपको तेजी से बताऊंगा जल्दी से कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल आज इस वीडियो में, कि स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं और इन्हें आप कैसे सॉल्व करिएगा। इस वीडियो में मैं स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्शन है कि मैंने देखा था कि जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था जब, तो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी थे उनको भी काफ़ी दिक्कत होती थी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करिएगा, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया एक बार दो बार में, तो आप हमेशा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से जूझिएगा और आप लड़ते रहिएगा। आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन हैं वो कैसे आप डील करिए और वो कैसे आते हैं। जब आपने थोड़ा सा भी, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो गए, आपने तैयारी की होगी, तो मनी बैंकिंग का जो पार्ट है आपको भी पता होगा, उसमें आपने जनरली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल आपने मनी बैंकिंग में क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़े होंगे, जो आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई और गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जिसमें सीआरआर के बारे में आपने पढ़ा होगा, एसएलआर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें रेपो रेट के बारे में पढ़ा होगा। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकता है इन्फ्लेशन, वो कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि ये आरबीआई है और आरबीआई अपने किसी भी क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल एसबीआई को, पैसा देता है। मान लीजिए एसबीआई के पास पैसे की कमी आ गई, इसके डिपॉजिट्स जो है, जो हम लोग एज एन इंडिविजुअल डिपॉजिट एसबीआई पे रखते हैं,
तो वो जो डिपॉजिट्स हैं इनके पास कम आ गया, तो ये पैसा उधार में आरबीआई से लेगा। तो इसे क्या करेगा आरबीआई? कैश देगा। इसके बदले एसबीआई को अपना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा एज ए कोलेट्रल। मान लीजिए इसने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक पन्ना का कोई सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जिस पे लिखा हुआ है कि 1 साल के बाद अगर मैं आपको वो वापस करूं तो आप मुझे इतने रुपए दोगे। तो ऐसा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो एसबीआई पैसे तो लेगा आरबीआई से, लेकिन आरबीआई के पास एसबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख देगा, ताकि एक टाइम के लिए रखेगा। और एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है रेपो रेट। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इसे 1 करोड़ कैश की जरूरत थी, तो आरबीआई ने इसे 1 करोड़ कैश दिया, उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लिया एज ए कोलेट्रल। लेकिन जब एसबीआई वापस इसको इतना पैसा लौटाएगा, इतना पैसा लौटाएगा तो 1 करोड़ में नहीं लौटाएगा, उस पर 8%, 10%, एक इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है जो आरबीआई चार्ज कर सकता है इस पैसे पे, और वही कहलाता है रेपो रेट। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है यूपीएससी? अब मान लीजिए कि अगर एसबीआई ये पैसा नहीं लौटा पाता है, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने रखा है अपने पास, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को इजाज़त है कि वो किसी को भी बेच के उतने पैसे ले सकता है। तो ये हो गया एक रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है, कि एसबीआई को पैसे की ज़रूरत थी, आरबीआई ने पैसा दिया एसबीआई को, और एसबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा। और एसबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा, तो उसके बाद जब वो पैसा देने वापस जाएगा, तो अगर मान लीजिए इसने 8 से 10% के बीच कोई भी इंटरेस्ट रेट लगाया होगा जो रेपो रेट है, उस पर पैसा वापस किया होगा, तो वापस इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल जाएगा जो इसने एज ए कोलेट्रल रखा था। अब यूपीएससी इस पर कैसा सवाल पूछता है? फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी पूछेगा कि इन्फ्लेशन जो है मार्केट में, मान लीजिए कि एक क्लास है और उसमें 20 लोग हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है और उसमें टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। तो 20 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास उन 20 स्टूडेंट्स के लिए 20 बनानास है। तो मैं एक एक स्टूडेंट को एक बनानास दे दूंगा, तो इक्वल सप्लाई होगा, इक्वल डिमांड होगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास 20 बनानास नहीं है और मेरे पास अब सिर्फ 10 बनानास है। अब ये 20 स्टूडेंट को 10 बनानास, तो एक एक बनानास मैं अब नहीं दे सकता हूँ, सिचुएशन चेंज हो गया। अब मान लीजिए एक प्री कंडीशन है कि इकोनॉमी में मैंने सभी स्टूडेंट को एक एक सूटकेस पैसा दे दिया, यानी सबके हाथ में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब मनी सप्लाई जब मैंने इंक्रीज कर दिया सभी के हाथों में, तो ये 10 बनानास खरीदने के लिए सभी लोग के पास ज़्यादा पैसा है, तो सब बोली लगाएंगे, ऑप्शन करेंगे काइंड ऑफ, और सब ज़्यादा पैसा भी देने को तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए एक बनाना मैं 6 रुपए में बेच रहा था, तो अब ज़्यादा पैसा होने के कारण कोई इसे 10 रुपए में खरीद लेगा, कोई 15 रुपए में खरीद लेगा। तो इस क्या होगा, जो कॉमोडिटी है, जो बनाना है, उसका प्राइस भी इंक्रीज करेगा। तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हुआ है इकोनॉमी में, प्री कंडीशन जो था, तो उस बेसिस पे प्राइस इंक्रीज हो गया। तो प्राइस किसी भी चीज़ का इंक्रीज होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो अब यूपीएससी आपसे पूछेगा कि कैसे इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा आरबीआई यूजिंग दिस टूल दैट इज रेपो रेट। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि आर एसबीआई को पैसे की ज़रूरत थी जो क्लाइंट है, और एसबीआई पैसे ले रहा है आरबीआई से, जिस पे वो मान लीजिए 8% इंटरेस्ट रेट लगा रहा था, जो क्या था, रेपो रेट था। अब एसबीआई जैसे आरबीआई के पास जाता है पैसे लेने, तो एसबीआई के पास कौन जाता है, हम लोग जैसे लोग, एजुकेशन लोन, होम लोन। तो हम लोग जैसे लोन लेने जाते हैं एसबीआई के पास, तो एसबीआई भी हम पे मान लीजिए 6% का इंटरेस्ट रेट लगाता है एजुकेशन रेट लोन पे या होम लोन पे। तो अगर आरबीआई ने ये रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए 8% जो रेपो रेट था उसको बढ़ा के अगर 10% कर दिया, तो एसबीआई को 2% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पैसा। तो एसबीआई भी तो जो लोन हमें दे रहा है एज एजुकेशन लोन, उस पर भी वो क्या करेगा, रिकवरी करने के लिए, ताकि उसे भी उतना अमाउंट आए, तो वो भी जो 6% इंटरेस्ट रेट लगा रहा था उसको बढ़ा के एजुकेशन लोन पे, होम लोन पे बढ़ा के 8% कर देगा या 10% कर देगा। तो यही खेल होता है पूरा, कि अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट बढ़ाया, तो एसबीआई भी या फिर कोई भी क्लाइंट्स आरबीआई का, एसबीआई हो गया, फिर कोई भी अदर बैंक्स, कोऑपरेटिव, कॉमर्शियल, इवन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आरबीआई से लोन ले सकता है रेपो रेट के तहत। तो अब क्या होगा कि ये
एसबीआई जो है, जो क्लाइंट है आरबीआई का, वो भी अपना रेपो रेट, सॉरी, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा 6% से 8% या 10%, ताकि उसको भी तो उतना इंटरेस्ट रेट रिकवर हो, ताकि वो रेपो रेट के तौर पे जो 8% रेपो रेट था 10% बढ़ा दिया गया था 2%, तो वो चीज़ को वो कवर कर पाए। तो महंगाई मान लीजिए कि अब प्री कंडीशन है इकोनॉमी में कि सभी के पास पैसा है, सभी को एक एक सूटकेस पैसा दिया गया, तो पैसा सभी के पास है। मनी सप्लाई, पैसा सभी के पास है तो क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है इकोनॉमी में। अब इस मनी सप्लाई को हमें रिड्यूस करना है, तो मनी सप्लाई को हमें रिड्यूस करना है, तो इसी मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को 8% से बढ़ा के 10% कर देगा। जैसे ही ये 10% करेगा, एसबीआई भी अपना 6% जो एजुकेशन लोन पे पैसा घुमा रहा था या फिर होम लोन पे पैसा घुमा रहा था, उसको ही बढ़ा के 8 या 10% कर देगा। तो अब जब लोन महंगा हो जाएगा, तो हम जैसे जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो जनरली लोन नहीं लेंगे। और जब हम लोन नहीं लेंगे तो क्या होगा, बैंक के पास से हमारे हाथ में पैसा जो है नहीं आएगा। तो ऑलरेडी जो मनी सप्लाई बढ़ी हुई थी हमारे हाथ में, वो लोन में नहीं घूमेगी और ज़्यादा ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं आएगा। तो कैसे मनी सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो गया, कैसे रिड्यूस हो गया, रेपो रेट को इंक्रीज करके। किसने किया इंक्रीज, आरबीआई ने किया। तो यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो स्टेटमेंट वो देगा, और ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ चुका है। पीछे प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ऊपर दिए हुए वीडियोस पे आप जाके देख सकते हो, और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आगे। तो जनरली यूपीएससी आपसे दो स्टेटमेंट देगा कि इफ आरबीआई हैज इंक्रीज इट्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड इन द सिस्टम, ऐसा स्टेटमेंट देगा कि अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया है तो मनी सप्लाई जो है सिस्टम में वो रिड्यूस हो गया। तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया बढ़ाने से, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट वो दे सकता है कि रेपो रेट अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा। मैं आने वाले वीडियोज में आपको पीवाईक्यूज के डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ये वीडियो में मैं जानबूझ के आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहा था कि रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट से कैसे क्वेश्चंस पूछता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये स्टैटिक पार्ट है, जिससे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने स्टैटिक पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इकोनॉमिक्स में अगर 20 क्वेश्चन ओवरऑल करेंट अफेयर्स मिला के आ रहे हैं, तो आपके 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और बहुत ही फेवरेट है यूपीएससी का, कि अगर $1 बराबर 20 रुपया है, तो ये एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट इसको हम बोलते हैं, एनईआर। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जनरली क्या होता है, डॉलर के हिसाब से रुपए का वैल्यू होता है, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम डॉलर को आगे लिखते हैं। ये सब तो कॉन्सेप्ट से इकोनॉमिक्स का। तो $1 बराबर अगर 20 रुपए है, और मान लीजिए $1 बराबर अब हो गया 40 रुपये मान लीजिए, और मान लीजिए कि एक एप्पल है जो मार्केट में 20 रुपए का बिक रहा है इंडिया में। इंडिया में एक एप्पल का दाम 20 रुपये है। तो अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा, मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ कि जैसे ही देखिए $1 बराबर 20 रुपया था, यानी अगर कोई बाहर फॉरेन का आदमी अमेरिका से आ रहा है, तो वो एक एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड करेगा तो वो अपना डॉलर को रुपी में चेंज करवाएगा, ताकि वो रुपी में इन्वेस्ट कर पाए। डॉलर देगा तो थोड़ी यहाँ पे कोई उसको सामान देगा, भगा देगा। तो वैसे ही $1 20 रुपये का, तो $1 अगर वो देता है एयरपोर्ट पे तो उसको 20 रुपये मिल गए। अब इस केस से रिवर्स होके क्या हो गया है कि $1 का दाम मार्केट में, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मार्केट में क्या हो गया है कि 40 रुपये हो गया। यानी अब वो $1 बाहर से लेके आ रहा है तो उसे 40 रुपये मिल रहा है। तो अब देखिए रुपी यहाँ पे क्या हो रहा है, रुपी जनरली यहाँ पे डिप्रिसिएट हो रहा है। मतलब अगर आप देखिए तो रुपी कमजोर हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, रुपी इज डिप्रिसिएटिंग, मतलब रुपी का जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट हो रहा है, क्योंकि $1 में उसको 40 रुपये मिल जा रहे हैं, पहले उसे $1 में 20 रुपये ही मिल रहा है। तो 40 रुपया किसी को दे के $1 खरीदना पड़ रहा है। तो पहले 20 रुपये दे के ही मैं $1 खरीद सकता था, अब 40 रुपये मेरे पॉकेट से लग रहे हैं। 4 10 का नोट लग रहा है, पहले 2 ही 10 का नोट लग रहा था। तो रुपी क्या हुआ, डॉलर के मुकाबले यहाँ पे कमजोर हो गया।
तो यूपीएससी आपसे पूछेगा कि मान लीजिए एक एप्पल 20 रुपए का जो मिल रहा है मार्केट में, तो वो जो फॉरेनर आया है वो $1 अपना 20 रुपए उसको मिल गया एयरपोर्ट पे, तो वो यहाँ से क्या कर सकता है, इंडिया से एक एप्पल खरीद सकता है, क्योंकि एप्पल का भी दाम 20 रुपये, उसके पास भी 20 रुपये। लेकिन अब केस बदला है, केस 2 में क्या हो गया, केस 1 में था कि $1, उसके पास $1 था, 20 रुपये उसको मिला, और एक एप्पल, एक सेब का दाम 20 रुपये इंडियन मार्केट में, तो एक एप्पल खरीद के बाई कर पा रहा था। लेकिन अब केस 2 में क्या हो गया कि केस 2 में अब क्या हो रहा है कि $1 40 रुपये हो गया, यानी टाइम के साथ रुपी डिप्रिसिएट हो गया, रुपी कमजोर हो गया डॉलर के साथ। तो अब वो कितना एप्पल खरीद सकता है, $1 में 40 रुपये, तो 20 रुपये का एप्पल है, तो वो 2 एप्पल यहाँ से खरीद सकता है इंडियन मार्केट से। तो जब भी रुपी डी एप्रिसिएट होगा, रुपी जब भी कमजोर होगा, वीक होगा, तो इंडिया का जो ट्रेड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इंडिया का ट्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है, पीवाईक्यूज में जाके देख सकते हो, नहीं भी अगर आपने देखा है तो मैं वीडियोस लाऊंगा आने वाले टाइम में, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करे रखिए, इसको लाइक करते रहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, एक स्टेटमेंट में डाल देगा कि इफ इंडियन रुपी इज डिप्रिसिएटिंग इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट देन इंडिया ट्रेड विल डिक्लाइन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडिया का ट्रेड, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा यानी एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके एप्पल खरीद रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं खरीद के। तो यही इस तरह के जो क्वेश्चंस है, स्टैटिक क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मनी बैंकिंग में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, आगे आगे मॉड्यूल्स में। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से।